नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है द हिडन ट्रूथ कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी के आगे पीछे कुछ नहीं, सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में घटी ये सनसनीखेज वारदात एक ऐसे रिश्ते की खौफनाक कहानी है जो किराएदार और मकान मालिक के बीच शुरू हुआ था। जहां एक और भरोसा और अपनापन होना चाहिए था, वहीं नजदीकियां धीरे धीरे अवैध संबंधों में बदल गई। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। आज की हमारी पहली घटना देहरादून की है। देहरादून शहर की चहल पहल से कुछ ही दूरी पर प्रेमनगर के आगे जैसे ही आर्मी एरिया खत्म होता है, माहौल अचानक बदल जाता है। पक्की सड़क के दोनों ओर फैले खेत, हरियाली और चाय के बागान उस इलाके को एक शांत ग्रामीण रूप देते हैं। लेकिन 5 फरवरी 2016 की शाम इसी सुकून भरे इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को सन्न कर दिया। शाम करीब 7 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सड़क किनारे स्थित एक चाय के बागान में एक महिला की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। प्रेमनगर थाने के प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। थोड़ी ही देर में वरिष्ठ अधिकारी भी वहां आ गए और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। चाय के बागान के बीचों बीच एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास लग रही थी। उसने लाल रंग की जैकेट पहन रखी थी जो अब खून से भीग चुकी थी। पहली नजर में ही साफ हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि बेरमी से की गई हत्या थी। किसी तेज धार वाले हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया गया था, जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। हर उस चीज को खंगाला गया जो कातिल तक पहुंचने में मदद कर सके। महिला के कपड़ों और जेबों की तलाशी ली गई, लेकिन पहचान से जुड़ा कोई भी सामान नहीं मिला। हां, पास में पड़ा एक लेडीज हेलमेट जरूर मिला, जिससे अंदाजा लगाया गया कि वो किसी दोपहिया वाहन से यहां आई होगी। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार घटनास्थल से गायब था, जिससे साफ था कि कातिल पूरी तैयारी के साथ आया था और सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई थी। आसपास के इलाके में भी तलाशी ली गई, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने हत्या होते हुए नहीं देखी थी। हालांकि एक युवक ने पुलिस को एक अहम जानकारी दी। उसने बताया कि वो शाम को टहलने निकला था, तभी उसे किसी महिला की चीख सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन तभी उसे एक स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। जब वो उस दिशा में पहुंचा तो वहां सिर्फ महिला की लाश पड़ी थी और हमलावर फरार हो चुका था। शाम ढल रही थी और पहाड़ी रास्तों पर हल्का अंधेरा उतरने लगा था। उसी वक्त एक सनसनीखेज खबर ने पूरे इलाके को हिला दिया। एक महिला की निर्मम हत्या। घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही एक अहम कड़ी हाथ से निकल चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब वो मौके पर पहुंचा, तब तक स्कूटी सवार वहां से गायब हो चुका था। धुंध हल्के की वजह से वो उसका चेहरा भी साफ नहीं देख पाया। उसने तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दे दी। आसपास मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने थोड़ी देर पहले एक युवक और युवती को उसी दिशा में स्कूटी से जाते देखा था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस का शक और गहरा गया। शुरुआती जांच में साफ लग रहा था कि यह कोई साधारण वारदात नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारा किसी भरोसे या बहाने से महिला को वहां तक लाया और फिर मौके का फायदा उठाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल से मिला एक लेडीज हेलमेट इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि स्कूटी संभवतः उसी महिला की थी। इससे यह भी संकेत मिला कि हत्यारा कोई अनजान नहीं, बल्कि मृतका का करीबी रहा होगा, कोई ऐसा जिस पर वो भरोसा करके उसके साथ वहां तक चली आई। लूटपाट की आशंका को पुलिस ने लगभग खारिज कर दिया। आमतौर पर चोरी या लूट के लिए इस तरह की बेरमी से हत्या नहीं की जाती। वारदात के तरीके से साफ झलक रहा था कि हत्यारे के मन में मृतका के प्रति गहरी नफरत या कोई निजी रंजिश थी। स्कूटी लेकर
फरार हुए संदिग्ध की तलाश में पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। जगह जगह नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू हुआ। लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी था मृतका की पहचान। पुलिस ने महिला के चेहरे की तस्वीरें खींचकर पूरे उत्तराखंड में व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए साझा कर दी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी बीच रात करीब 9 बजे चेकिंग के दौरान पुलिस को सावलांकला इलाके में एक लावारिस स्कूटी खड़ी मिली। जब उसकी तलाशी ली गई तो डिग्गी से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जो इस केस की गुत्थी सुलझाने में अहम सुराग साबित हो सकता था। उधर कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब उत्तरकाशी में तैनात सब इंस्पेक्टर कुलदीप पंत ने प्रेमनगर पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वायरल हुई तस्वीर की महिला उन्हें जानी पहचानी लग रही है। कुछ समय पहले वो एक केस की पैरवी के सिलसिले में कोर्ट आती थी। हालांकि उन्हें उसका पूरा पता याद नहीं था, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि वह देहरादून के रेसकोर्स इलाके में कहीं रहती थी। शुरुआत में मृतका की पहचान करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन घटनास्थल से बरामद एक मोबाइल फोन ने इस उलझी गुत्थी को सुलझाने की दिशा दे दी। पुलिस ने तुरंत मोबाइल को अनलॉक कर उसके सिम की जानकारी निकाली और संबंधित कंपनी से डिटेल्स जुटाई। पता चला कि नंबर गुरप्रीत कौर के नाम पर दर्ज था, जो सर्कुलर रोड की रेस्ट कैंप कॉलोनी में अपने पति गुरमीत सिन्हा के साथ किराए पर रहती थी। पुलिस जब बताए गए पते पर पहुंची तो वहां से जानकारी मिली कि गुरप्रीत का मायका पास ही त्यागी रोड पर है। पुलिस ने बिना देर किए मायके वालों से संपर्क किया और शव की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही परिवार में मातम छा गया। वो लाश किसी और की नहीं, उनकी बेटी गुरप्रीत कौर की थी। पहचान होते ही मामला और गंभीर हो गया। गुरप्रीत के भाई जगजीत की शिकायत पर उसी रात करीब 11:15 बजे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। केस की जांच की जिम्मेदारी थाना प्रभारी यशपाल सिंह को सौंपी गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। एसपी सिटी अजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें कई अनुभवी अधिकारी शामिल किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर गुरप्रीत की हत्या किसने और क्यों की? जांच ने अगले ही दिन एक अहम मोड़ लिया। पुलिस ने गुरप्रीत के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली तो आखिरी कॉल एक युवक को की गई थी, जिसका नाम आशीष उर्फ मोनू था। 27 वर्षीय आशीष त्यागी रोड के रेसकोर्स इलाके में रहता था। शक के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं मिला। परिवार वालों ने बताया कि वो शाम से ही बिना बताए कहीं चला गया था और उसका कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जांच में पता चला कि गुरप्रीत पहले आशीष के मकान में किराएदार के रूप में रह चुकी थी। हालांकि कुछ महीनों पहले उसने मकान बदल लिया था। इस जानकारी ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। मामला अब साफ तौर पर किसी निजी रिश्ते या प्रेम प्रसंग की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने आशीष की तलाश तेज कर दी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया। तकनीकी जांच में यह सामने आया कि घटना के समय आशीष और गुरप्रीत दोनों की लोकेशन एक ही जगह पर थी। यह सबूत बेहद महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आशीष की लोकेशन देहरादून से करीब 28 किलोमीटर दूर मसूरी में ट्रेस होने लगी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। बिना समय गवाए एक टीम तुरंत मसूरी के लिए रवाना कर दी गई। शाम ढल चुकी थी। मोबाइल लोकेशन के सहारे टीम कुल्हाड़ी चौकी के पास बने एक होटल तक पहुंची। होटल के रजिस्टर में दर्ज नाम ने शक को यकीन में बदल दिया, आशीष। कमरा नंबर 7 का दरवाजा जब खुला तो सामने का मंजर चौंकाने वाला था। आशीष की बाई कलाई बुरी तरह कटी हुई थी और खून बहने से वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। बिना समय गवाए पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल ले गई और फिर बेहतर इलाज के लिए देहरादून शिफ्ट कर दिया। इलाज के बाद जब उसकी हालत संभली तो अगले दिन की पूछताछ में जो कहानी सामने आई, उसने रिश्तों की हकीकत पर कई सवाल खड़े कर दिए। यह कहानी थी आकर्षण, कमजोरी, लालच और टूटते भरोसे की। गुरप्रीत, जो देहरादून के रेस्ट कैंप इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी, की शादी लगभग 10 साल पहले गुरमीत सिंह से हुई थी। एक बेटा भी था और ऊपर से सब कुछ सामान्य नजर आता था। गुरमीत ऑटो स्पेयर पार्ट्स के काम में व्यस्त रहते, जिस कारण अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। इसी दौरान
गुरप्रीत किराए के मकान में रहती थी, जो रेलवे कर्मचारी सुबोध कुमार का था। उसी घर में सुबोध के तीनों बेटे अविनाश, आशीष और अंकुश भी रहते थे। आशीष, जिसने पॉलिटेक्निक के बाद पढ़ाई और काम दोनों में दिलचस्पी खो दी थी, धीरे धीरे गैर जिम्मेदार और मनमौजी होता चला गया। उसका ज्यादा वक्त घर के आसपास ही गुजरता था। गुरप्रीत का स्वभाव मिलनसार था। वो आसपास के लोगों से खुलकर बात करती थी। गुरमीत की गैर मौजूदगी में उसे अकेलापन भी नहीं खलता था, क्योंकि मायका पास था और मकान मालिक का परिवार भी उसके साथ था। इसी नजदीकी ने धीरे धीरे एक अनजाना मोड़ ले लिया। आशीष, जो पहले सिर्फ घर का एक सदस्य भर था, गुरप्रीत की तरफ खिंचता चला गया। शुरुआत में यह महज बातचीत और हल्की फुल्की दोस्ती तक सीमित था, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता गहराता गया। करीब 2 साल पहले यह दोस्ती एक ऐसे संबंध में बदल गई। उनके बीच अवैध संबंध बन गए थे। विश्वास पर टिके वैवाहिक रिश्ते में दरार आना यहीं से शुरू हुआ। गुरप्रीत ने भावनाओं के बहाव में आकर न सिर्फ अपने पति के भरोसे को तोड़ा, बल्कि खुद भी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां वापसी आसान नहीं थी। उधर आशीष, जो पहले ही अस्थिर स्वभाव का था, इस रिश्ते में पूरी तरह उलझता चला गया। समय बीतने के साथ दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। गुरप्रीत एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन उसका दिल अपने पति गुरमीत के बजाय आशीष के लिए धड़कने लगा था। यह रिश्ता न सिर्फ सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ था, बल्कि नैतिक रूप से भी गलत था। फिर भी आकर्षण और भावनाओं के जाल में फंसी गुरप्रीत ने इन बातों की परवाह किए बिना उस रास्ते पर कदम बढ़ा दिया जहां से लौटना आसान नहीं होता। आशीष और गुरप्रीत का संबंध धीरे धीरे गहराता गया। दोनों चोरी छिपे मिलते, कभी घर से बाहर तो कभी किसी बहाने से। गुरप्रीत पूरी तरह आशीष के प्रभाव में आ चुकी थी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर आशीष ने उससे उसका एटीएम कार्ड ले लिया और धीरे धीरे करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए। उसे लगने लगा था कि उसे बिना मेहनत के कमाई का जरिया मिल गया है। समय बीतता रहा, लेकिन हर राज ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता। आखिरकार 2015 में उनके रिश्ते की सच्चाई सामने आ ही गई। जब गुरमीत को इस बारे में पता चला तो उसने गुरप्रीत को कड़ी फटकार लगाई। हालात को समझते हुए गुरप्रीत ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगकर मामला शांत करने की कोशिश की। इसके बाद गुरमीत ने आशीष पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया। काफी कोशिशों के बाद आशीष ने 1 लाख रुपए वापस कर दिए, जबकि बाकी रकम बाद में लौटाने का वादा किया। अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए गुरमीत ने घर भी बदल लिया और ससुराल के पास किराए पर रहने लगा। साथ ही उसने गुरप्रीत को साफ चेतावनी दी कि वो आशीष से हर तरह का रिश्ता खत्म करे और अपने बाकी पैसे वापस ले। कुछ समय के लिए गुरप्रीत और आशीष के बीच दूरी जरूर आई, लेकिन यह दूरी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। जगह बदलने से उनके दिलों की नजदीकियां कम नहीं हुई। दोनों फिर मिलने लगे। इस बीच गुरप्रीत पर पति का दबाव लगातार बना हुआ था कि वो अपने पैसे वापस ले, जिस वजह से वो आशीष से बार बार पैसों की मांग करती रही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े भी होने लगे। गुरप्रीत स्वभाव से स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। वो आशीष के करीब जरूर थी, लेकिन खुद को उसकी बंधक नहीं मानती थी। समय के साथ उसके संबंध कुछ अन्य युवकों से भी बन गए। उसकी ये गुप्त मुलाकातें चुपचाप चलती रहीं, जिनकी भनक किसी को नहीं लगी। लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि गुरप्रीत किसी और से भी मिल रही है, तो यह बात उसके अंदर गहरी चुभ गई। एक दिन जब दोनों आमने सामने आए, तो आशीष खुद को रोक नहीं पाया। उसके लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने गुरप्रीत से सवाल किए, लेकिन जवाब में उसे सख्ती ही मिली। गुरप्रीत ने बिना झिझक कह दिया, मैं तुम्हारी कोई मिल्कियत नहीं हूं। आशीष, तुम मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो। यह सुनकर आशीष और भड़क उठा। उसने अपनी भावनाओं को जताते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें किसी और के साथ देखना मेरे लिए नामुमकिन है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। गुरप्रीत ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अगर सच में प्यार करते हो तो भरोसा करना सीखो और अपनी सीमाएं मत भूलो। उस मुलाकात के बाद आशीष के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। वो धीरे धीरे अवसाद में डूबने लगा।
काम में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। खाली समय में उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहता, गुरप्रीत और उसकी जिंदगी। वो बार बार यही सोचता कि गुरप्रीत किससे मिलती होगी, क्या करती होगी। इस सोच ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। हालात यहां तक पहुंच गए कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का विचार भी बना लिया। लेकिन कुछ दिनों की उधेड़बुन के बाद उसने ये सोच बदल दी। उसे लगा कि अगर वो खुद को खत्म कर लेगा तो गुरप्रीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो और ज्यादा आजाद हो जाएगी। अब उसके दिमाग में एक नया ख्याल पनपने लगा। उसे खुद को नहीं, बल्कि गुरप्रीत को उसकी बेवफाई का एहसास कराना चाहिए। इसी बीच एक दिन उसने गुरप्रीत को किसी दूसरे युवक के साथ देखा। यह नजारा उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। गुस्से और जलन ने उसके सोचने समझने की ताकत को लगभग खत्म कर दिया। आखिरकार उसने तय किया कि वो एक बार फिर गुरप्रीत से बात करेगा। उसने उससे मिलने की इच्छा जताई और गुरप्रीत भी मिलने के लिए तैयार हो गई। गुरप्रीत के मन में अब एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह अपने पैसे वापस हासिल करने हैं। लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि रिश्ता खत्म किए बिना यह संभव नहीं लग रहा था। इसी उधेड़बुन के बीच जब उसकी मुलाकात आशीष से हुई तो आशीष ने सीधे ही तंज कसते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। मुझे अंधेरे में मत रखो गुरप्रीत, वो बोला। मैं सब जानता हूं, तुम अपनी आदतें बदलने वाली नहीं हो। कल ही मैंने तुम्हें बाजार में किसी और लड़के के साथ देखा था। यह सुनते ही गुरप्रीत का चेहरा तमतमा उठा। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, देखो आशीष, मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो। तुम्हारी अपनी सीमाएं हैं, उन्हीं में रहो। आशीष ने थोड़ा नरम पड़ते हुए पूछा, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? गुरप्रीत ने बिना झिझक जवाब दिया, प्यार करती हूं, तभी तो मिलती हूं तुमसे। लेकिन मैं किससे मिलूं, यह मेरा फैसला है। इसका हमारे रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें समय दे रही हूं, यही काफी होना चाहिए। कुछ क्षण रुककर उसने अपनी असली चिंता जाहिर की, और हां, जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे लौटा दो। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है जो मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आशीष बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर उसका गुस्सा उबल रहा था। वो चालाक था, इसलिए उस समय खुद को संभाल गया और बस इतना कहा, ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। लेकिन उस रात उसके लिए सो पाना नामुमकिन हो गया। उसके मन में अजीब सी कशमकश चल रही थी। वो गुरप्रीत को अपना अधिकार समझ बैठा था, जबकि गुरप्रीत उसके मुताबिक चलने को तैयार नहीं थी। वो चाहता था कि गुरप्रीत सिर्फ उसी के इर्द गिर्द रहे और जरूरत पड़ने पर उस पर खर्च भी करे। मगर अब हालात पूरी तरह उसके खिलाफ जा रहे थे। धीरे धीरे उसके मन में प्यार की जगह नफरत ने ले ली। बेरोजगारी और खाली समय ने उसकी सोच को और भी विकृत कर दिया था। वो अक्सर घर में बैठकर अपराध पर आधारित धारावाहिक देखता रहता था। उन्हीं कहानियों से प्रेरित होकर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार जम ले चुका था। आखिरकार उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर गुरप्रीत ने उसकी बात नहीं मानी तो वो पूरी योजना बनाकर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। जनवरी के आखिरी दिनों में ही आशीष ने अपने मन में एक खतरनाक फैसला कर लिया था। उसने चुपचाप एक चाकू खरीदकर अपने पास रख लिया। उसके दिमाग में साफ था, वो गुरप्रीत से बदला भी लेगा और उस पर बढ़ते दबाव से हमेशा के लिए छुटकारा भी पालेगा। फरवरी की एक शाम उसने अपनी योजना को अमल में लाने का समय तय किया। उसने फोन कर गुरप्रीत से मिलने की बात कही और उसे रेलवे स्टेशन बुलाया। गुरप्रीत ने बिना किसी शक के हामी भर दी। वो अपने 8 साल के बेटे शीतल से थोड़ी देर में लौटने का कहकर स्कूटी लेकर वहां पहुंच गई, जबकि आशीष पहले ही अपनी मोटरसाइकिल से वहां आ चुका था। मुलाकात के बाद आशीष ने सहज अंदाज में उसे प्रेमगढ़ के पास स्थित चाय बागान चलने का प्रस्ताव दिया। गुरप्रीत को उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने बिना हिचक साथ चलना स्वीकार कर लिया। आशीष उसकी स्कूटी के पीछे बैठ गया और दोनों लगभग आधे घंटे बाद सुनसान चाय बागान के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी आशीष ने अपने असली इरादों को छुपाए रखा। उसने माहौल को सामान्य दिखाने के लिए मोबाइल से गुरप्रीत के साथ एक सेल्फी भी ली। इसके बाद वो धीरे धीरे असली मुद्दे पर आया और बोला, तुमने कुछ सोचा? गुरप्रीत ने अनजान बनते हुए पूछा, किस बारे में? आशीष ने सख्त लहजे में कहा,
तुम अपनी आदतें बदलोगी या नहीं? उसके इस रवैये से गुरप्रीत झुंझला गई। उसने नाराजगी में जवाब दिया, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे अभी वापस जाना है। यह सुनते ही आशीष का चेहरा बदल गया। उसने ठंडे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, सीधा ऊपर जाओगी। इसके साथ ही उसने अचानक हमला कर दिया। उसने गुरप्रीत का गला दबाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। गुरप्रीत को इस विश्वासघात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो संभल भी नहीं पाई थी कि आशीष ने चाकू निकालकर उसके गले पर वार कर दिया। आशीष का वार इतना घातक था कि गुरप्रीत चीख तक पूरी नहीं निकाल पाई और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई। घटना को अंजाम देने के बाद आशीष बिना रुके वहां से निकल गया। वो गुरप्रीत की स्कूटी लेकर सीधे सेवलांकला पहुंचा, जहां उसने स्कूटी छोड़ दी। इसके बाद वो टैक्सी स्टैंड पहुंचा और वहां से मसूरी चला गया। मसूरी में उसने एक होटल में अपनी पहचान पत्र जमा कर कमरा लिया। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक हत्या करके आया है। रात को उसने शराब पी, खाना खाया और फिर आराम करता रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगले दिन उसकी हालत बदल चुकी थी। भीतर ही भीतर वो बेचैन और परेशान था। दिन भर वो कमरे में ही पड़ा रहा, अपने किए के बारे में सोचता रहा। शाम होते होते जब उसने टीवी पर गुरप्रीत की हत्या की खबर देखी तो उसका मनोबल टूट गया। अपराध बोध और डर ने उसे घेर लिया। उसी आवेश में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया और अपनी बाई कलाई की नसें काट ली। संयोग से उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो खून ज्यादा बढ़ जाने से उसकी जान जा सकती थी। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। होटल के मैनेजर प्रकाश सिंह की शिकायत पर उसके खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया गया। जांच के दौरान जब पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू के बारे में पूछा तो आशीष ने पहले कुछ नहीं बताया। बाद में अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिर 10 फरवरी को पुलिस ने उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया। कड़ी पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर मसूरी रोड स्थित डियर पार्क की झाड़ियों से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया। आज आशीष जेल में है और अपने किए की सजा का इंतजार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक परिवार की खुशियां छीन ली और कई जिंदगियों को प्रभावित कर दिया। अगर गुरप्रीत ने अपने परिवार और रिश्तों की अहमियत को समझा होता और आशीष जैसे अस्थिर स्वभाव के व्यक्ति पर भरोसा न किया होता तो शायद ये दुखद अंत टल सकता था। वहीं आशीष जैसे लोग अक्सर भावनाओं का फायदा उठाकर दूसरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब यह कानून तय करेगा कि उसे अपने इस अपराध की क्या सजा मिलती है। लेकिन यह सच है कि उसके एक फैसले ने एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी।